नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे आईपीओ की बात करने जा रहे हैं जो थोड़ा हटके। ये कोई आम एसएमई आईपीओ नहीं है। हम बात कर रहे हैं याजर फाइबर्स की। ये एक ऐसी टेक्सटाइल कंपनी है जो फ्यूचर के फाइबर्स यानी कि लिनन, जूट और हेम्प जैसे सस्टेनेबल धागों पर काम कर रही है। अब देखिए, जब पूरी दुनिया में फास्ट फैशन पर सवाल उठ रहे हैं ना, तब ऐसी कंपनियां नेचुरली सबका ध्यान खींचती हैं। तो आज के इस डिटेल्ड एनालिसिस में हम इसके हर एक पहलू को बिल्कुल आराम से और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आईपीओस तो मार्केट में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन जो असली सवाल है, जो सबके मन में होता है, वो ये है कि क्या हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ऐसे नीश यानी एकदम अलग थलग बिजनेस वाले आईपीओस में पैसा बनाने का रियल मौका है भी या नहीं, या फिर ये सब सिर्फ बड़े प्लेयर्स का ही गेम है। चलिए, इस पूरे एनालिसिस के दौरान हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये कंपनी याजुर फाइबर्स करती क्या है। फिर इसके फाइनेंशियल्स को अच्छे से चेक करेंगे। इसके बाद आईपीओ का पैसा जा कहाँ रहा है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इंडस्ट्री का फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, उस पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी, इसके रिस्क्स क्या हैं, वो भी बिना किसी शुगर कोटिंग के। और एंड में इन सारी बातों को जोड़कर हम एक फाइनल वर्डिक्ट पर पहुंचेंगे कि अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। सबसे बेसिक सवाल, आखिर याजर फाइबर्स है क्या, करती क्या है ये कंपनी, इसका बिजनेस मॉडल क्या है और ये मार्केट के किस खास हिस्से में काम करती है। लेट्स फाइंड आउट। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि याजुर फाइबर्स लिमिटेड कोई नई नवीली स्टार्टअप कंपनी नहीं है। इसकी रूट्स, इसकी जड़ें 1980s तक जाती हैं। आज ये कंकारिया ग्रुप का एक हिस्सा है, जिनके पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री का 30 साल से भी ज्यादा का सॉलिड एक्सपीरियंस है। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो वेस्ट बंगाल के हावड़ा में है। अब ये लोकेशन ना बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। क्यों? क्योंकि हावड़ा को इंडिया का ट्रेडिशनल जूट और टेक्सटाइल हब माना जाता है। तो इसका सीधा फायदा कंपनी को मिलता है। स्किल लेबर आसानी से मिल जाता है, रॉ मटेरियल पास में मिल जाता है, जिससे इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट काफी हद तक कंट्रोल में रहती है। अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, जिसके ऊपर इस कंपनी का पूरा बिजनेस टिका हुआ है। बास्ट फाइबर्स। बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊं तो ये पौधे के तने यानी उसके स्टेम से निकाले गए नेचुरल फाइबर्स होते हैं, जैसे कि फ्लैक्स, जिससे आपका महंगा वाला लिनन बनता है, या फिर जूट और हेम्प। लेकिन इन नेचुरल फाइबर्स के साथ एक प्रॉब्लम है। ये ना बाय नेचर काफी हार्ड, मतलब सख्त और लंबे होते हैं। इस वजह से इनको सीधे सीधे नॉर्मल टेक्सटाइल मशीन्स पर प्रोसेस करना बहुत मुश्किल होता है। और बस यहीं पर याजुर फाइबर्स का असली काम शुरू होता है। ये कंपनी उन्हीं सख्त और लंबे फाइबर्स को कॉटनाइज करती है। अब आप पूछेंगे, कॉटनाइज करने का क्या मतलब है? सिंपल है। इसका मतलब है कि इन फाइबर्स को एक स्पेशल प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिससे ये नरम यानी सॉफ्ट और छोटे हो जाते हैं, बिल्कुल कॉटन की तरह। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? जो टेक्सटाइल मिल्स हैं, उनको कोई नई मशीन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। वो आसानी से इन फाइबर्स को कॉटन के साथ मिक्स करके लिनन, कॉटन जैसे ब्लेंडेड फैब्रिक्स बना सकती हैं। और यही इस कंपनी का कोर वैल्यू प्रोपोजिशन है, मतलब इनका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट। तो कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स क्या हुए? कॉटनाइज्ड फ्लैक्स, जूट और हेम्प फाइबर, और इन्हीं से बना हुआ यान यानी धागा। इनका बिजनेस मॉडल समझना बहुत जरूरी है। ये एक प्योर B2B मॉडल पर काम करते हैं। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। आसान शब्दों में, ये हम जैसे आम कस्टमर्स को डायरेक्ट कपड़े नहीं बेचते। ये अपना माल बड़ी बड़ी स्पिनिंग मिल्स और यान मैन्युफैक्चरर्स को बेचते हैं, जो फिर आगे जाकर फैब्रिक बनाते हैं। एक और अच्छी बात यह है कि कंपनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि टर्की, बांग्लादेश, नेपाल और इंडोनेशिया जैसे देशों में एक्सपोर्ट भी करती है। किसी भी एसएमई कंपनी के लिए ना, ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है, क्योंकि इससे कंपनी की डिपेंडेंसी सिर्फ इंडियन मार्केट पर नहीं रहती। अच्छा, बिजनेस मॉडल तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, जिसके बिना कोई भी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस अधूरा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स। सवाल यह है कि क्या कंपनी के नंबर्स इसकी ग्रोथ स्टोरी को सपोर्ट करते हैं? क्या ये जो ग्रोथ हमें दिख रही है, वो सच में है या सिर्फ ऑन पेपर है? चलिए अब इसके नंबर्स की गहराई में चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू ग्रोथ। अगर आप नंबर्स पर नजर डालें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का रेवेन्यू था लगभग 42 करोड़। अगले साल यानी 2023 में ये बढ़कर हो गया 62 करोड़ और 2024 में 85 करोड़। ये कोई मामूली ग्रोथ नहीं है। आप देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों में ही कंपनी का रेवेन्यू डबल से भी ज्यादा हो गया है। ये साफ साफ दिखाता है कि मार्केट में इनके प्रोडक्ट की डिमांड काफी स्ट्रांग है।
अब आते हैं प्रॉफिट पर, जो कि बॉटम लाइन है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 0 के आसपास था, लेकिन इसके बाद एक जबरदस्त टर्न अराउंड देखने को मिला है। 2023 में प्रॉफिट पहुंचा 3.5 करोड़ के करीब और 2024 में ये और बढ़कर 4.2 करोड़ हो गया। इसका साफ मतलब ये है कि कंपनी अब उस लॉस या बहुत कम प्रॉफिट वाले फेज से बाहर आ चुकी है और एक स्टेबल प्रॉफिटेबल फेज में एंटर कर चुकी है। चलिए थोड़ा और डीप डाइव करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स को देखें। तो ईबिटा मार्जिन लगभग 16 से 17% के बीच है। इसका सीधा मतलब है कि हर 100 रुपए की सेल पर कंपनी अपने कोर ऑपरेशन से 16-17 रुपए कमा रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन यानी पीएटी मार्जिन लगभग 11% है, जो कि टेक्सटाइल एसएमई सेक्टर के हिसाब से काफी हेल्दी माना जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी या आरओई 22% के आसपास है। ये दिखाता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को कितनी एफिशिएंटली यूज करके रिटर्न जनरेट कर रही है। और सबसे अच्छी चीज, कंपनी पर जो कर्ज है वो भी कंट्रोल में है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, विच इज अ वेरी गुड साइन। तो इन सारे नंबर्स का कंक्लूजन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि कंपनी एक टर्न अराउंड फेज को सक्सेसफुली पीछे छोड़ चुकी है और अब एक सॉलिड ग्रोथ फेज में एंटर कर रही है। फाइनेंशियल्स का जो ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव और एनकरेजिंग लग रहा है। फाइनेंशियल्स तो स्ट्रांग दिख रहे हैं। चलिए अब इस आईपीओ की डिटेल्स को समझते हैं। आखिर कंपनी पब्लिक से पैसा मांग क्यों रही है? और सबसे बड़ा सवाल, ये जो पैसा आएगा आईपीओ से वो कंपनी इस्तेमाल कहाँ करने वाली है? तो ये आईपीओ आ रहा है बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक 100% फ्रेश इशू है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंपनी नए शेयर्स इश्यू कर रही है और आईपीओ से जो भी पैसा आएगा वो पूरा का पूरा कंपनी के पास जाएगा, कंपनी की ग्रोथ के लिए। कोई भी एग्जिस्टिंग प्रमोटर अपना स्टेक बेचकर पैसा कंपनी से बाहर नहीं ले जा रहा है और एसएमई आईपीओज में इसको एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। ये दिखाता है कि प्रमोटर्स को अपनी ही कंपनी के फ्यूचर पर पूरा भरोसा है। तो ये पैसा जाएगा कहाँ? नंबर 1, इनका जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसको एक्सपैंड करने में। यहां नई मशीनरी लगेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। नंबर 2, एक नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट शुरू करने में। उज्जैन में एक नई लिनन यार्न यूनिट बनाई जाएगी। नंबर 3, कंपनी की वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए, मतलब रोजमर्रा के खर्चों के लिए। और जो बचा खुचा पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रखा जाएगा। ओवरऑल आप देख सकते हैं कि पैसों का इस्तेमाल प्रोडक्टिव कामों के लिए हो रहा है, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, ना कि सिर्फ कर्ज चुकाने या प्रमोटर्स के एग्जिट के लिए। तो कंपनी के अंदर की कहानी तो हमने समझ ली, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कोई भी कंपनी अकेले ग्रो नहीं करती। तो चलिए अब कंपनी से बाहर निकलकर पूरी इंडस्ट्री को देखते हैं और फ्यूचर में क्या पोटेंशियल है उसको समझते हैं। सवाल यह है कि क्या ये कंपनी एक ऐसी इंडस्ट्री में है जो आगे जाकर ग्रो करने वाली है? देखिए, आजकल ग्लोबली एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का। लोग ऐसे कपड़े प्रेफर कर रहे हैं जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हों। कॉटन के साथ नेचुरल फाइबर्स को मिक्स करके जो ब्लेंडेड फैब्रिक बनता है वो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। और लिनन और हेम्प जैसे फाइबर्स तो वैसे भी प्रीमियम माने जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी ब्रीदेबल और कंफर्टेबल होते हैं। तो अगर मार्केट में ब्लेंडेड टेक्सटाइल की डिमांड बढ़ती है तो याजूर फाइबर्स जैसी कंपनियों को इसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा। और इस इंडस्ट्री में याजूर फाइबर्स की जो पोजीशनिंग है वो काफ़ी स्मार्ट है। ये कोई फैशन ब्रांड नहीं है जो हर सीजन नए डिज़ाइन लाता है। ये एक रॉ मटेरियल इनेबलर है, मतलब ये फैशन ब्रांड्स को वो कच्चा माल देती है जिससे कपड़े बनते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि फैशन ट्रेंड्स चाहे बदलते रहें, इन पर डायरेक्ट असर नहीं होता। इसकी डिमांड इनडायरेक्ट रहती है लेकिन ज़्यादातर स्टेबल रहती है। जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अभी तक हमने सारी अच्छी बातें डिस्कस की, पर अब बात करते हैं उन रिस्क्स की, उन खतरों की जिनके बारे में आमतौर पर खुलकर बात नहीं होती। तो चलिए बिना किसी शुगर कोटिंग के एक ऑनेस्ट रिस्क एनालिसिस करते हैं ताकि आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएं। तो सबसे पहला रिस्क है प्रोडक्ट और कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कंपनी अपनी बिजनेस के लिए कुछ ही प्रोडक्ट्स और कुछ ही कस्टमर्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर कल को कोई बड़ा कस्टमर चला गया तो बिजनेस पर सीधा इम्पैक्ट पड़ सकता है। दूसरा, ये एक एसएमई आईपीओ है। इसमें लिक्विडिटी रिस्क हमेशा रहता है। इसका मतलब है कि लिस्टिंग के बाद शेयर्स में बाइंग सेलिंग कम हो सकती है, जिससे प्राइस में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव आ सकता है। तीसरा, कंपनी एक्सपेंशन कर रही है जो कि अच्छी बात है, लेकिन उसको टाइम पर और बजट के अंदर पूरा करने का एक एग्जीक्यूशन रिस्क भी है। चौथा, टेक्सटाइल सेक्टर साइक्लिकल होता है, मतलब इसमें तेजी और मंदी के दौर आते रहते हैं। और पांचवा, रॉ मटेरियल यानी जूट और फ्लैक्स की कीमतों का उतार चढ़ाव, ये भी एक बड़ा रिस्क है। तो साफ शब्दों में अगर कहूं तो ये आईपीओ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल नहीं है।
ये उन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स के लिए है जिनका रिस्क एपेटाइट हाई है, जो इस तरह के रिस्क्स को समझते हैं और उन्हें हैंडल कर सकते हैं। तो हमने कंपनी का बिजनेस मॉडल देखा, फाइनेंशियल्स को समझा, आईपीओ की डिटेल्स पर नजर डाली और रिस्क्स को भी अच्छे से जाना। अब इन सब चीजों को एक साथ रखकर आते हैं सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर, अप्लाई करें या अवॉइड। देखिए, यहां डिसीजन लेने के दो तरीके हो सकते हैं। एक है शॉर्ट टर्म नजरिया, यानी सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना। अगर आप इस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं तो आपको आईपीओ के प्राइस बैंड पर, ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी पर, जो कि लिस्टिंग से पहले का एक अनऑफिशियल इंडिकेटर होता है, और सब्सक्रिप्शन फिगर्स पर नजर रखनी होगी। दूसरा नजरिया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। अगर उस हिसाब से देखें तो बिजनेस मॉडल अच्छा है, फाइनेंशियल ट्रेंड पॉजिटिव है, और कंपनी के जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं वो भी काफी मीनिंगफुल लग रहे हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? चलिए समराइज करते हैं। पॉजिटिव्स क्या है? नीश बिजनेस है, फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो रहे हैं, प्रमोटर एग्जिट नहीं है और पैसों का इस्तेमाल ग्रोथ के लिए हो रहा है। नेगेटिव्स क्या है? एसएमई रिस्क है, कस्टमर और प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन एक अहम रिस्क है और इंडस्ट्री साइक्लिकल है। इसलिए जो फाइनल डिसीजन है कि अप्लाई करना है या नहीं, वो बहुत हद तक इसके फाइनल प्राइस बैंड पर डिपेंड करेगा। मेरी तरफ से यही एक सजेशन है कि बिना सोचे समझे ब्लाइंडली अप्लाई मत करिए। तो ये था याजुर फाइबर्स आईपीओ का एक डिटेल्ड एनालिसिस। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने का सोच रहे हैं या इसे अवॉइड करेंगे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपसे आगे कोई भी इंपॉर्टेंट रिव्यू मिस ना हो। मैं आपसे मिलूंगा अगले एनालिसिस में। धन्यवाद। और हाँ, एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें।